हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, है ना, हमारा जो केमिस्ट्री का जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, मतलब ठोस के वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, है ना, क्रिस्टलीय ठोस को, है ना, क्योंकि ठोस को हम लोगों ने दो वर्गों में बांटा था। किसके आधार पर? तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, है ना। क्या वर्गों में बांटा था? दो वर्गों में। एक क्या था? क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें से हमने पहला प्रकार को कवर कर लिया था और अब बेहतरीन अंदाज में कवर किया है ना, क्रिस्टलीय ठोस को। अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो आप इस चीज को भली भांति समझ रहे होंगे कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम उसका सेकंड प्रकार को कवर करेंगे, जिसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। तो अगर आप पीछे के लेक्चर को ना देखे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कर लिए हैं इस चैप्टर से, है ना, तो अगर पीछे वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि आप पहले जाकर के उस लेक्चर को देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है ना। और अगर आप देख लिए हैं तो आपका इस लेक्चर में मोस्ट वेलकम है। अपन आगे पढ़ते हैं उसके आगे, है ना। अब और एक बात और, आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते या फिर वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आपका सपोर्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हाँ यहाँ पे बेहतर कंटेंट हमको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है ना। मेरी मेहनत को थोड़ा सा समझिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर है, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था, क्या चल रहा था बाबू? तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था। क्या चल रहा था? ठोस अवस्था, ठीक है ना। आराम से समझते चलिए। और इस लेक्चर में हमने, है ना, ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या कहा था, इसको इंग्लिश में कहा था सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। यही हम लोग का चैप्टर था और इसमें हमने बहुत चीजें कवर किया था, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे ठोस अवस्था के अंतर्गत, हम लोग बात कर रहे थे ठोस का वर्गीकरण। तो हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा था, हमारा जो टॉपिक था, उस टॉपिक का क्या नाम था? ठोस का वर्गीकरण, है ना, ठोस का वर्गीकरण, ठीक है जी। हम यही बात कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने बात किया था कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हमने क्या क्या बोला था? हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था बाबू, कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को मुख्यतः, ठोस को मुख्यतः दो वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। हमने ये बात कर लिया था, पिछले लेक्चर में बात कर लिया था। अगर आप उस लेक्चर को देखे होंगे तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सा बांटा था बुआ? तो इसमें जो पहला प्रकार था, पहला, उसका नाम था क्रिस्टलीय ठोस। क्या था? क्रिस्टलीय ठोस। पहला जो था वो था क्या? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा जो हम लोग कवर किए थे, दूसरा जो हम बताए थे आप लोगों को, बताए थे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। ये दो प्रकार हम लोगों ने कवर किया था और क्या बेहतरीन अंदाज में कवर किया था, ठीक है ना। हम लोग दोनों नहीं कवर किए थे। पिछले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था, क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर पूरा बात कर लिया था, तो इसके बारे में आज बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो पूरी तरह से लेक्चर डेडिकेट रहेगा
वो रहेगा अक्रिस्टलीय ठोस के ऊपर। इसके बारे में एकदम बेहतरीन से जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा प्रकार है हम लोगों का, उसी को आज हम पूरी तरीका से कवर करेंगे, जिसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्या है अक्रिस्टलीय ठोस, समझते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते किसको है, सबसे पहला सवाल तो यही आएगा आपके मन में कि आखिर में अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहा जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात किया जाए तो हमने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या बताया था। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने बताया था क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस होता है जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित क्रम में होती है या निश्चित होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अक्रिस्टलीय ठोस में कोई अवयवी कणों का जो व्यवस्था होगा वो निश्चित नहीं होगा, वो कोई फिक्स्ड पैटर्न में नहीं होगा, बल्कि ऐसे जैसे तैसे अवयवी कण अरेंज होता है यहाँ पे। जैसे अगर बात करें तो इसमें जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसके अवयवी कणों के बारे में बात करें तो इसके अवयवी कण जैसे तैसे व्यवस्थित होते हैं, है ना। जैसे तैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, कुछ भी अक्रिस्टलीय ठोस इधर बना लेते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे बना लेते हैं, आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। मान लीजिए मेरे पास कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। अगर इस पे आप कणों का पैटर्न देखें, पीछे अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे हमने बताया था कि वहां पे कणों का जो अवयवी कणों का जो व्यवस्था था वो निश्चित था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा ना अवयवी कणों का व्यवस्था क्या होगा, अनिश्चित होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अक्रिस्टलीय ठोस है, कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। तो इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था के बारे में बात करें अपन, तो इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था रहेगा जैसे तैसे कैसे भी अरेंज रहेगा, यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। आप बताइए यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। कैसे भी करके कण कैसे भी अरेंज होगा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं चलेगा, है ना, ऐसा कुछ ऐसे अरेंज होगा पूरी तरह से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो अवयवी कण है, यहाँ पे जो अवयवी कण है जो भी, क्या इसमें कोई फिक्स पैटर्न है क्या, नहीं, सब जैसे तैसे अरेंज है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो कणों का अरेंजमेंट होता है वो एक निश्चित ऑर्डर में होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। जैसे वहां पे हमने बताया था उसका जो निश्चित जो अवयवी कण है इस प्रकार से निश्चित क्रम में होगा, है ना। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है दोनों कणों के बीच का, उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ वहां पे, ऐसा करके पूरा अरेंज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों ने जाना कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें अवयवी कणों का जो व्यवस्था होता है वो निश्चित नहीं होता है, कैसे भी कण अरेंज होते हैं, है ना। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि वैसा ठोस, है ना, वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में, है ना, व्यवस्था बोल दीजिए या फिर क्रम बोल दीजिए, निश्चित व्यवस्था या क्रम में, है ना, व्यवस्थित नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। समझ में आ रहा है चीजें। तो ये है अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, मतलब इसका जो अवयवी कण होगा एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं होगा, जैसे तैसे अरेंज होगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि सर उदाहरण क्या होगा, कौन कौन सा ऐसा ठोस है जो अक्रिस्टलीय है, तो इसका अगर उदाहरण के बारे में बात करें, है ना,
कौन ऐसा ठोस है जो अक्रिस्टलीय है ना। तो इसका उदाहरण अगर लिखे हम तो इसका उदाहरण क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो कांच है। आप याद रखिएगा कि जो कांच है, कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि इसमें अवयवी कणों का पैटर्न फिक्स नहीं होता है, जैसे तैसे अरेंज होता है पूरा चीज, है ना। कांच के अलावा अगर आपको लिख देगा क्वार्ट्ज कांच, लिख सकता है, क्या लिख देगा, क्वार्ट्ज कांच। खाली क्वार्ट्ज लिखे तो समझिए वो क्रिस्टलीय है, खाली क्वार्ट्ज लिखेगा तो क्रिस्टलीय, लेकिन क्वार्ट्ज के साथ ग्लास लगा दिया, है ना, क्वार्ट्ज ग्लास, है ना, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए वो क्या है, आपका अक्रिस्टलीय ठोस है ना। क्लियर है ना। तो और क्या लिखे हम, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज ग्लास भी जो है ना, ये भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस में ही आता है। इसके अलावा क्वार्ट्ज ग्लास के अलावा और क्या चीज है, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग प्लास्टिक देखे भी होंगे, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। प्लास्टिक के अलावा और क्या चीजें हैं जी, तो प्लास्टिक के अलावा आपका जो रबड़ है, रबड़, रबड़ आप लोग देखते हैं, रबड़ भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती है, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस कहे जाते हैं, ठीक है ना। कांच, क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, इस टाइप की जो चीजें हैं, ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर है जी। अब यहाँ पे एक बात उठता है, यहाँ पे सवाल उठता है, अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या क्या है ना, इसमें क्या क्या गुण धर्म मौजूद होते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजों को हम जानेंगे, हालांकि आपके लिए मतलब उतना चीज मतलब थोड़ा थोड़ा भी बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, पूरा डिटेल में नहीं जान पाते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ चीजों को जानते हैं और वही लिख देते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि हम अगर कोई भी टॉपिक को समझा रहे हैं, कोई भी टॉपिक को बता रहे हैं, तो भले समय लगे लेकिन इस तरह से बताया जाए ना कि फिर उस यहाँ से मतलब पढ़ने के बाद फिर कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। क्लियर है चीजें। तो हम कुछ उस टाइप के मतलब उस टाइप से चलने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप लोग भी चीजों को अगर पढ़िए तो एकदम डिटेल में पढ़िए, ताकि आपको फिर मतलब एक बार पढ़ लेने के बाद उस चीज को फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे एक सवाल क्या हम बोल रहे हैं, मेरा जो सवाल है वो क्या है कि अक्रिस्टलीय जो ठोस है इसके क्या लिखना है, विशेषताओं को लिखना है, कि आखिर में इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। क्लियर है जी चीजें। तो हम क्या लिख रहे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषता या गुण, फिर गुण, है ना। मेरा जो हेडिंग रहने वाला है, हमारा जो हेडिंग रहेगा वो क्या होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस के, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस के विशेषता, विशेषता या फिर गुण क्या है ना। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस के है ना, तो क्या बोलेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस की निम्न विशेषताएं हैं, या अक्रिस्टलीय ठोस में निम्न विशेषताएं पाई जाती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पाई जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आप लोग ध्यान से समझते चलिए एक एक पॉइंट को, है ना, आपको कभी भी कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए, क्या है अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषता, सबसे पहला पॉइंट को अगर कवर करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो भी अक्रिस्टलीय ठोस है इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो एक समान नहीं है ना। कौन जैसे मतलब कण जो है जैसे तैसे अरेंज है, और जैसे तैसे अरेंज है तो पहला चीज तो यही बता सकते हैं अपन कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है ना। कण जैसे तैसे अरेंज होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे या फिर ऐसा बोल दीजिए कि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं।
क्लियर है ना? तो क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहला इसमें या इसके अवयवी कण, इसके मतलब अक्रिस्टलीय ठोस के, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं, है ना? तो पहला पॉइंट तो मेरा यही बन गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं, उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, सुनते चलिए। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें अपन अक्रिस्टलीय ठोस के, तो सेकंड पॉइंट हमको यहां समझ में ये आ रहा है, आराम से अगर देखिएगा आप लोग, तो सेकंड पॉइंट हमको इस समझ में आ रहा है कि इसमें अवयवी कण आखिर में निश्चित क्रम में है नहीं है। निश्चित क्रम में अगर नहीं है तो जायज सी बात है इसके दो कोई अवयवी कण को उठा लीजिए, कोई दो लगातार, है ना? जैसे हमने इन दोनों कणों को उठाया, इन दोनों कणों को, तो इन दोनों कणों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों कणों के बीच की दूरी ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, आराम से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, समझना है चीजों को, समझ के चलिएगा चीजें आसान लगेगी। इन दोनों कणों के बीच की दूरी देख लीजिए इतना है, यहाँ पे देख लीजिए दूरी बहुत कम है, बहुत कम है यहाँ पे देखिए दोनों पास पास है, बहुत पास पास है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अगर अवयवी कण जैसे तैसे अरेंज है, तो जैसे तैसे अरेंज होने की वजह से अवयवी कणों के जो बीच की दूरी है वो परिवर्तनशील है, यहाँ फिक्स दूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे दूरी कुछ और है, तो यहाँ पे कुछ और है, जैसे यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे दूरी और ज्यादा हो गई, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे तो एकदम नहीं है, दोनों सटा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम ये बोल रहे हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के दो लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी परिवर्तनशील होती है, फिक्स नहीं होती है, समझ में आ रहा है? जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, वहां पे जो डिस्टेंस था दो अवयवी कणों के बीच का एकदम फिक्स था, वो परिवर्तनशील नहीं था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है जी। तो सेकेंड पॉइंट यही लिखेंगे कि इसके दो लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी, क्या इसके दो लगातार, इसके दो लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी इसके दो लगातार अवयवी कणों की बीच की दूरी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। इसके दो लगातार अवयवी कणों के बीच की दूरी जो है ना वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। थर्ड पॉइंट, अगर इसके दो अवयवी कणों के बीच की दूरी परिवर्तनशील है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इसके अवयवी कणों के बीच की दूरी मतलब लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो भी परिवर्तनशील है, निश्चित नहीं है। क्योंकि एक बात बताइए, अगर अगर यहाँ पर इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल निश्चित होता, तो जितना डिस्टेंस ई और ई अवयवी कण के बीच होता उतना ही डिस्टेंस ई दोनों के बीच भी होता, क्योंकि बल यहाँ पर जितना बल यहाँ लग रहा होता दोनों के बीच, उतना ही बल अगर यहाँ पर भी लग रहा होता, तो इस कंडीशन में दूरी क्या रहता, यहाँ का भी डिस्टेंस और यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होता, फिक्स होता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना? कहीं पे क्या है, कहीं पे अवयवी कण पास पास हैं, तो कभी कहीं पे अवयवी कण दूर दूर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अवयवी कण पास पास है, कहीं ना कहीं इन दोनों अवयवी कण अगर पास पास हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल था, कौन बल, आकर्षण बल है इन दोनों के बीच, है ना, वो क्या है, ज्यादा है। और आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से दोनों पास पास
है कि नहीं बात। लेकिन अगर ये दोनों कण दूर दूर है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। मतलब यहां पर जो है ना अवयवी कणों के बीच की जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल वो निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अगर निश्चित होता तो यहाँ पे सभी अवयवी कणों के बीच की दूरी में क्या होता, निश्चित होता, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें। तो थर्ड पॉइंट तो हमारा यही बन जाएगा कि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान निश्चित नहीं होता है। क्या, इसके अवयवी कणों के बीच इसके अवयवी कणों के बीच इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। सही है। थर्ड पॉइंट मेरा हमको समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट समझिएगा, आराम से देखते चलिए चीजों को, आपको समझ में आएगा पूरा चीज ना, ऐसा ना होगा कि आपको समझ में ना आए। आगे अगर फोर्थ पॉइंट में देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट क्या है, चलिए निश्चित है। अब एक बात समझिएगा आप लोग, चौथा पॉइंट क्या है, अगर 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 अंतराण्विक आकर्षण बल का मान निश्चित नहीं है ना, इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान निश्चित नहीं है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि इसका द्रवणांक और क्वथनांक भी निश्चित नहीं होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि जो कण, आराम समझिएगा, कि जो कण पास पास है और जो कण दूर दूर है, इन दोनों में फर्क समझिएगा। अगर ये दोनों कण पास पास है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है, और अगर अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है तो हमको हमको अगर इसको दूर करना है, हमको इसको अगर क्या करना है, दूर करना है, मतलब इन दोनों कणों को अगर दूर करना है तो यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल जो लग रहा है उसको कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए क्या करेंगे, हम बाहर से हीट देंगे। क्या देंगे, बाहर से हीट देंगे, उष्मा देंगे, ताकि दोनों कण दूर दूर हो जाए। मतलब क्यों दूर हो जाए, क्योंकि इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, है कि नहीं बात, और जिससे क्या हो जाए, दोनों कण दूर हो जाए, है ना, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कण क्या है, यहाँ पे अगर कण दूर दूर ऑलरेडी है, दूर दूर है, तो यहाँ पे हमको हीट कम देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर बल ज्यादा है तो इसको दूर करने के लिए हमको उष्मा ज्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ पे उष्मा कम देना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, होगा क्या, एक ही ठोस के अंदर होगा का, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो कुछ पार्ट वैसा होगा जो ठोस के फॉर्म में होगा, क्योंकि उसके अवयवी कण के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा, तो जो कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा रहेगा वो ठोसे के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जेकर बीच कम रहेगा वो मुलायम होकर क्या होगा, पिघले लगेगा, और कुछ क्या वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा चीजें। तो ऐसा आप लोग देखते भी है कि प्लास्टिक वगैरह जो है, प्लास्टिक को अगर जब जलाते हैं आप लोग, तो आप लोग देखते हैं कि एक पार्ट प्लास्टिक का क्या होता है, सॉलिड होता है, पूरा हार्ड होता है, दूसरा पार्ट उसका मुलायम हो रहा होता है, और तीसरा पार्ट लिक्विड बन रहा होता है, और चौथा क्या उड़ रहा होता है, लिक्विड बन के राख में परिवर्तित हो रहा होता है। ऐसा देखते भी है आप लोग, होता नहीं होता, टायर जलाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, है कि नहीं बात। तो उसमें ये सब सारी चीजें क्यों हो रहा है, यही अवयवी कणों की व्यवस्था की वजह से, क्योंकि अवयवी कण की व्यवस्था अगर मतलब निश्चित नहीं है तो अंतराण्विक आकर्षण बल भी निश्चित नहीं है, और अंतराण्विक आकर्षण बल जब निश्चित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कोई एक टेम्परेचर पर ना तो ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ना तो पूरा गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक ताप पर सबके बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं टूटेगा। कोई को तोड़ने के लिए बल ज्यादा लगेगा तो कोई को तोड़ने के लिए बल कम लगेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें की वजह से क्या होता है कि जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका द्रवणांक और जो क्वथनांक होता है वो भी अनिश्चित होता है। समझ में आ रहा है ना चीजें, इसका हमने कारण बताया।
कारण वही है, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कण दूर है तो यहाँ पे आकर्षण बल कम होगा, और कम होगा तो कम हीट में ही ई क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ज्यादा हीट चाहिए पिघलने के लिए, मतलब दूर हटने के लिए। समझ में आ रहा है ना। और इसी के वजह से क्या होता है, जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस है जब उसको जलाया जाता है तो कोई एक निश्चित टेम्परेचर पर जा करके वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है या फिर पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। होता क्या है, कुछ टुकड़ा क्या हो रहा होता है, मुलायम हो रहा होता है, कुछ पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, और कुछ उड़ रहा होता है, और कुछ राख में परिवर्तित हो रहा होता है। ऐसा होता है नहीं होता है, होता है ऐसा, आप लोग देखिएगा, है कि नहीं बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने चौथा पॉइंट क्या बताया, हमने चौथा पॉइंट आप लोगों को हमने बताया कि इसका जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है, इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक, इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है। यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो उससे नहीं होना चाहिए, अनिश्चित। इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है, ठीक है चीजा जी। इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। अच्छा, अनिश्चित है, पांचवा पॉइंट, ठीक है, द्रवणांक क्वथनांक अनिश्चित है। और भी कोई चीजें अनिश्चित है, हाँ है। अगर और भी चीजें के बारे में बात करें तो आप लोग एक बात ऑब्जर्व करना, अगर आप यहां पे इतना सा एरिया को उठा ले, इतना सा एरिया को, इधर वाला इतना एरिया को, और आप यहां की इतना सा एरिया को उठा लीजिए, सेम एरिया है मान लीजिए, आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि यहां पे इतने से एरिया में ज्यादा अवयवी कण है और यहां पे इतने से एरिया में अवयवी कण कम है। मतलब यहां का डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि अवयवी कण इतने से एरिया में, यहां पे अवयवी कण ज्यादा है, घना है, तो यहां का घनत्व ज्यादा है, जबकि यहां का घनत्व क्या है, कम है कि नहीं बात। तो चौथा पॉइंट हमारा ई, सॉरी पांचवा पॉइंट हमारा ई निकला यहां से कि जो भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका घनत्व भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अवयवी कणों का व्यवस्थान अनिश्चित है, जिसके वजह से कहीं पे अवयवी कण ज्यादा ज्यादा घना होता है तो डेंसिटी वहां का ज्यादा होता है, कहीं पे कम घना होता है तो वहां पे डेंसिटी कम होता है। समझ में आ रहा चीजें। तो हमको पांचवा पॉइंट समझ में आया कि इसका घनत्व भी निश्चित नहीं होता, मतलब इसका घनत्व क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो पांचवा पॉइंट हमको ये समझ में आया कि इसका घनत्व, इसका घनत्व, इसका घनत्व अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इसका घनत्व क्या होता है, अनिश्चित होता है। 5 पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट बताइए, छठा पॉइंट, ठीक है, घनत्व अनिश्चित है इसका। और कुछ चीजें, हाँ है। अगर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करें तो इसमें कणों का व्यवस्था एक ही प्रकार से नहीं चलता है। आप अगर इतनी सी व्यवस्था को उठाए तो यहाँ पे कणों का अरेंजमेंट अलग है, तो इस एरिया में कणों का अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे कणों का अरेंजमेंट अलग है, मतलब एक ही कणों का अरेंजमेंट नहीं चलता है। और एक ही कणों का अरेंजमेंट नहीं चलने की वजह से ये लघु परासी होता है। कम दूरी में इसका अरेंजमेंट एक समान होता है। इतना में अगर अरेंजमेंट एक जैसा है तो अगला इतना हिस्सा में अरेंजमेंट चेंज, तो ये क्या होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु परासी, है ना। जबकि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, दीर्घ परासी। तो छठा पॉइंट हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, यह क्या होता है, लघु परासी होता है। यह क्या होता है, यह लघु परासी होता है, लघु परासी होता है। यह क्या होता है, लघु परासी। छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट ये हमको समझ में आ रहा है कि लघु परासी है, चलिए ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट अगर देखें, जो भी आपके पास अक्रिस्टलीय ठोस होगा, अगर आपको उसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो पूरा तो नहीं दबेगा लेकिन आंशिक रूप से दबता है वो। आंशिक रूप में मतलब तनी मनी। समझ में आ रहा है चीजें, कोई दिक्कत है क्या। जो भी अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप क्या करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप दबाएं
तो ज्यादा संपीड्य मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे पूरा आप, लेकिन वो क्या होगा, आंशिक तनी मानी संपीड्य होगा, उसको आप तनी मानी दबा पाएंगे। जैसे कि रबड़, रबड़ को उठाएंगे तो आप हल्का फुल्का उसको दबा सकते हैं, है ना। कुछ कुछ क्रिस्टलीय ठोस है जिसको आप क्या होता है, हल्का आप दबा सकते हैं, प्लास्टिक को भी हल्का दबा सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें ना। तो यहाँ पे एक बात हमको ये समझ में आ रहा है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आंशिक रूप से संपीड्य होता है। यह प्रायः आंशिक रूप से संपीड्य, यह प्रायः आंशिक रूप से संपीड्य होता है ना। पूरी तरीके से संपीड्य नहीं होता है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस आंशिक रूप से संपीड्य होता है। थोड़ा मोड़ा आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और क्या चीजें हैं जी। तो और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर और चीज देखा जाए, तो अगर अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप, है ना, ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि इसका व्यवस्था एक ही समान है ना। क्या बोल रहे हैं अपन, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस का कोई अणु वगैरह है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आराम से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस है अलग अलग, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पूरा बनाया गया है जैसे तैसे। देखिए, चीजों को अगर समझ के पढ़े तब तो आनंद आएगा, लेकिन अगर यही रटिएगा तो आप भूल जाइएगा, बहुत जल्दी भूल जाइएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आप हमेशा स्टूडेंट से रहता है, तो अगर कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं तो पूरा 100% समझ के पढ़ा जाए, ताकि उस चीज को भूले ना। अगर आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से कोई क्रिस्टलीय ठोस है, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस है। अब इस अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप अलग अलग दिशाओं से ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप अलग अलग दिशाओं से ऑब्जर्व करें, तो आपको लगेगा क्या कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसका व्यवस्था सभी, मतलब सभी जगह से देखने पर एक ही समान आपको दिखाई देगा, एक ही समान आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा जी, तो अगर इस ठोस को हम ऑब्जर्व करें, कैसे, मान लीजिए इस ठोस को हम इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करें, ऐसे ऑब्जर्व करें, तो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमको लगेगा कि इस डायरेक्शन में वैसे ही सब कण आ रहे हैं। अगर हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे, इधर से भी ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको लगेगा कि जिस प्रकार का व्यवस्था इस साइड से देखने पर दिखेगा, उसी प्रकार का व्यवस्था इधर से भी दिखने को मिलेगा, है ना। अगर हम इसको इधर से ऑब्जर्व करें, तो हमको इस व्यवस्था इधर से भी देखने पर उसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ेगी लगभग, है ना। तो जिसके कारण हम अगर मान लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस को हम देखते हैं, तो अक्रिस्टलीय को ठोस को देखने पर हमको क्या होता है, अलग अलग दिशाओं से देखने पर इसका गुण समान प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है ना, लगता है कि इसमें अवयवी कणों का अरेंजमेंट एक समान है, मतलब डायरेक्शन बदलने पर इसमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो हमको एक ही समान दिखाई पड़ती है, चेंज नहीं होती है, जिसके वजह से हम अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं बुआ, वो जी कहते हैं समदैशिक, है ना। क्या बोलते हैं, समदैशिक, मतलब सभी दिशाओं से समान दिखने को मिलता है हमको, है ना। तो क्या लिखेंगे कि यह समदैशिक होता है। 8वां पॉइंट बनेगा मेरा, यह जो होता है यह समदैशिक, यह समदैशिक होता है। क्या होता है, ये समदैशिक होता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये समदैशिक होता है। अब अगर बात करें इसमें समदैशिक, ठीक है ही, इसके अलावा अगर इसमें बात करें हम, क्या इसका ज्यामिति निश्चित है क्या, ज्यामिति निश्चित है नहीं, क्योंकि इसके अवयवी कणों का अरेंजमेंट ही निश्चित नहीं है, तो इसका ज्यामिति क्या निश्चित होगा, नहीं निश्चित होगा यार। जबकि वहां पे क्या था, क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, उसका अवयवी कणों का अरेंजमेंट फिक्स था पूरा एकदम, है ना। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, उतना ही यहाँ से यहाँ का, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, तो सबके बीच का डिस्टेंस सेम था सब अवयवी कण, जिसके वजह से यहाँ पे ज्यामिति निश्चित था क्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था अलग अलग है, अवयवी कणों का व्यवस्था क्या है, मतलब निश्चित नहीं है, और अवयवी कणों का व्यवस्था निश्चित नहीं होने की वजह से इसका जो ज्यामिति होता है वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्लियर है जी। तो क्या बोलेंगे, इसका ज्यामिति क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो क्या लिखेंगे 9 पॉइंट में, इसका ज्यामिति, इसका ज्यामिति
इसका ज्यामिति अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। इसका ज्यामिति क्या होता है, अनिश्चित होता है। 9 नंबर पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर पॉइंट पे। अगर 10वां पॉइंट पे चलेंगे अपन, ठीक है, चीजों को समझते चलते हैं। 10 नंबर पॉइंट पे अगर चले हम, तो 10 नंबर पॉइंट पे क्या चलेंगे, आराम से सुनिएगा। 10 नंबर पॉइंट इसमें मेरा क्या है ना, 10वां पॉइंट क्या है इसमें, समझिएगा। ज्यामिति अनिश्चित होगा। अगर इसके शीतलन वक्र के बारे में बात किया जाए, कौन वक्र, इसका शीतलन वक्र, तो शीतलन वक्र के बारे में बात करें अपन, चाहे शीतलन वक्र को बाद में डिस्कस कर रहे थे, अभी इसका डिस्कस करते हैं कि अगर इसको चाकू से काटते हैं तो कैसा मिलता है। तो अगर आप कोई अक्रिस्टलीय ठोस है आपके पास, कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस हो, जिससे प्लास्टिक हो या फिर रबड़ हो या फिर टायर वगैरह, टायर भी तो एक तरह का रबड़ है, तो वो भी क्या आता है, अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। आप लोग इमेजिन करना, चाहे ऐसा करके आप देखना अपने घर पे, जब टायर को अगर आप काटोगे कोई तेज चाकू थे इस चाकू से, तो आप पाओगे कि उसका जो सतह मिला हमको ना, वो पूरी तरह से चिकना नहीं मिला, उसका सतह रुखड़ा प्राप्त होता है। जैसे हम पनीर को काटते हैं कोई तेज चाकू से, तो पनीर का सतह कैसा मिलता है, एकदम सपाट, एकदम चिकना मिलता है ना। यानी पनीर में जो विदलन हो रहा है अस्पष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम कोई अक्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर क्या होता है, उसका सतह हमको पूरी तरीका से चिकना और सपाट नहीं मिलता है ना। उसका सतह कैसा मिलता है हमको, रुखड़ा मिलता है। क्या मिलता है, रुखड़ा। यानी वहां पे जो विदलन होता है, क्या पे, अक्रिस्टलीय ठोस में जो विदलन होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। क्लियर है चीजें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, क्या कि इसे किसी तेज धारदार, किसी तेज धारदार हथियार से काटने पर इसे किसी तेज धारदार हथियार से काटने पर उसका सतह, है ना, पर इसका सतह, उसका नहीं, इसका सतह, पर इसका सतह रुखड़ा प्राप्त होता है अर्थात रुखड़ा प्राप्त होता है, अर्थात इसमें विदलन, स्पष्ट नहीं होता है, अर्थात इसमें विदलन क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। अर्थात इसमें विदलन क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर आपका पास कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है, मान लीजिए ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है, हमने क्या किया, इसको एक तेज धारदार हथियार से काटा, यहां से हमने इसको काट दिया। तो काटने पर होगा क्या, काटने पर जो इसका सतह मिलेगा, इसके इस भाग का जो सतह मिलेगा, आराम से देखिए, यहाँ पे अगर जब इसको काटे तो जो सतह मिलेगा पूरी तरह से चिकना नहीं मिलेगा, रुखड़ा मिलेगा, ऐसा रुखड़ा सतह मिलता है ना। तो यहाँ पे जो विदलन हो रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सतह का मिल रहा है हमको वो रुखड़ा मिल रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम बना देते हैं ज्यादा रुखड़ा, है ना, अब दिख रहा होगा आपको, ऐसा रुखड़ा सतह मिलता है। क्लियर है ना। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस को जब कोई तेज धारदार हथियार से काटा जाता है, तो उसका सतह कैसा प्राप्त होता है, रुखड़ा प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस का जो क्या होता है, विदलन होता है, वो स्पष्ट नहीं होता है। क्लियर है जी। अच्छा, 11 नंबर पॉइंट के अगर बारे में बात करें हम, 11 नंबर पॉइंट क्या है इसका, तो 11 नंबर पॉइंट ये है कि जब क्रिस्टलीय ठोस का जब शीतलन वक्र को देखा जाता है, कौन वक्र, शीतलन वक्र को जब देखा जाता है, तो इसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। कहने का मतलब अगर क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करेंगे आप, तो क्या होता है, ये ठंडा होते ही चला जाता है। जबकि
ठंडा होते ही चला जाता है, मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे सॉलिड में परिवर्तित होते चला जाता है। मतलब कोई फिक्स टेम्परेचर पर जाकर रुकता नहीं है। ना रुकने के पीछे का कारण यहाँ बता चुके हैं हम, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल सेम नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, कुछ कण कम टेम्परेचर पर सॉलिड में मतलब कुछ कण कम टेम्परेचर पर पास आ जाते हैं, जिसके वजह से क्रिस्टलीय ठोस का कुछ हिस्सा कम तापमान पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, कुछ कम तापमान गिरने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, कुछ ज्यादा तापमान गिरने पर ठोस में परिवर्तित होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसका जो शीतलन वक्र जो होता है वो कहीं पे कांस्टेंट नहीं हो पाता है। मतलब इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि एक ताप पर पूरा के पूरा क्रिस्टलेट हो और क्रिस्टलेट हो पूरा के पूरा सॉलिड में परिवर्तित हो जाए या पूरा के पूरा लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, अनिश्चित है। और अंतराण्विक आकर्षण बल अनिश्चित होने की वजह से होगा क्या, है ना, कुछ कुछ मतलब क्रिस्टलेट होगा, कुछ हिस्सा तो जल्दी सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा, कुछ थोड़ा लेट से होगा। समझ में आ रहा है चीजें, तो ये बात है। और जिसके वजह से इसका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है, सॉरी सतत होता है। क्या होता है, सतत होता है। तो क्या लिखेंगे 10वां पॉइंट में कि इसका जो शीतलन वक्र है, इसका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। इसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। क्लियर है जी, इसका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। जैसे अगर शीतलन वक्र इसका बनाएंगे हम, ऐसा मान लीजिए ई ताप है, इस पे समय को रखें, है ना, और ये क्या है, टेम्परेचर को इस पर रखें, ताप को। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस है, वो लिक्विड के फॉर्म में है कुछ है, और यहाँ से क्या होगा, इसका जब तापमान गिराया गया तो तापमान गिरा तो ऐसे सीधा प्राप्त हो, कहीं पे कांस्टेंट नहीं हुआ। इसका ग्राफ जब बनाया गया तो ग्राफ गिरता ही चला गया, कहीं पे ग्राफ कांस्टेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से हमको पता चला कि इसका जो शीतलन वक्र है वो क्या है, वो क्या है, सतत है, एकदम लगातार है, लगातार गिर रहा है, कहीं पे कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है चीजें। अच्छा, एक बात अगर और बात करें इसमें 12वां पॉइंट के अगर बारे में बात करें, तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका क्या होता है, कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है ना, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, अपना रासायनिक सूत्र होता है। समझ में आ रहा है ना, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है सबका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है ना। तो एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टलीय ठोस में कौन आता है, हीरा आता है, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा का अपना सूत्र होता है Cn, है ना। ग्रेफाइट है, उसका भी सूत्र होता है Cn। उसके अलावा वो सोडियम क्लोराइड बताया था, नमक, उसका भी सूत्र होता है NaCl। तो जो भी क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका अपना एक सूत्र होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का एक सूत्र नहीं होता है ना। इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। क्या लिखेंगे, इसका कोई निश्चित, इसका कोई निश्चित निश्चित सूत्र नहीं होता है, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। ठीक है ना। ढेर सोच रहा होगा कांच के ऊपर, हाँ ग्लास है ना, ग्लास होता है, लेकिन जितने भी है मतलब अक्रिस्टलीय ठोस उसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। समझ में आ रहा है चीजें। अच्छा, एक बात और, इस सामान्यतः ऐसा देखा जाता है ना। आगे अगर देखें एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है तो बता दिया अपन। एक बात और याद रखिएगा, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भूलिएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है जी, समझिएगा, इसको अपन लिखते हैं। नोट पॉइंट ये है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इसको क्या, इसको असत्य ठोस, अवास्तविक ठोस, क्या बोल रहे हैं हम, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसको अवास्तविक ठोस, असत्य ठोस, है ना, या फिर बेरवादार ठोस, या फिर अति शीतलित द्रव के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, इस ठोस को, अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस, असत्य ठोस, है ना बुआ, इसके अलावा बेरवादार ठोस और क्या, अति शीतलित द्रव के नाम से जाना जाता है। तो यहां लिख देते हैं कि इस ठोस को, है ना, अक्रिस्टलीय ठोस को प्रायः अक्रिस्टलीय ठोस को
प्रायः अवास्तविक ठोस, अवास्तविक अवास्तविक ठोस, असत्य ठोस, असत्य असत्य ठोस, बेरावादार ठोस, बेरावादार ठोस, बेरावादार ठोस या अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। सही है चीज है। तो ये हम लोग जाने इस बारे में अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। किसे कोई के नाम से जान देते हैं? अवास्तविक ठोस कहा जाता है इसको, असत्य ठोस भी कहा जाता है, बेरावादार ठोस भी कहा जाता है और अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। किसको? अक्रिस्टलीय ठोस को। ठीक है, एक ही माया के सब नाम है। समझ में आ रहा चीजें? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अक्रिस्टलीय ठोस पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको, हम अगले लेक्चर में उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।